हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधी यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथुला, अ माउंटेन पास, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। कई बार ये क्वेश्चन नाथुला से संबंधित पूछा जाता है एग्जाम में, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और सेम क्वेश्चन हम डेली टेलीग्राम पर भी डालते हैं, वहाँ आप इसका सही आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको पता है सही आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। विच सिटी विल होस्ट G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट? कौन सा शहर G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए, भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। इसी के तहत मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव, इन्होंने स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है। साथ ही G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस G20DIA भी लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है। आपको जानना चाहिए, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट बेंगलुरु में संपन्न होगी और डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग भी बेंगलुरु में होगी, दोनों ही साथ में ये संपन्न होंगी। Nathpa Jhakri Dam is located in which state? Recently, it won the Best Performing Hydro Sector Project Award. नाथपा जाकरी बांध किस राज्य में स्थित है? हाल ही में इसने बेस्ट परफॉर्मिंग हाइड्रो सेक्टर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए, SJVN का 1500 मेगावाट का नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, इसे बेस्ट परफॉर्मिंग हाइड्रो सेक्टर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इन्हें प्रकाश में 15th एनर्जिया अवार्ड्स 2022 मीटिंग के दौरान दिया गया है। नाथपा जाकरी डैम की अगर हम बात करें, ये एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि सतलुज रिवर पर है, हिमाचल प्रदेश में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, अरविंद वालिया। आपको जानना चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया ये अगले इंजीनियर इन चीफ होंगे इंडियन आर्मी में, और ये लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को सक्सीड करेंगे 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह रिटायर हो रहे हैं और उसी के साथ अरविंद वालिया इनको सक्सीड करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, संतोष कुमार यादव। तो आपको जानना चाहिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं संतोष कुमार यादव। दो और महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हम देखेंगे। सुभाषीष पांडा इन्हें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी TDA का वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। साथ ही गाजी कमला वी राव इन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स फैमिली वेलफेयर के तहत आती है, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO नामित किया गया है।
धनु यात्रा फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच स्टेट? धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा है। आपको जानना चाहिए धनु यात्रा जो कि एक 11 दिन चलने वाला फेस्टिवल है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है। इसे वेस्टर्न उड़ीसा का एक टाउन है बारगढ़, यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, शुरुआत इसकी की गई है। आपको बता दें बुराई पर अच्छाई की जीत ये धनु यात्रा फेस्टिवल मनाता है और 1947-48 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे देश को जो इंडिपेंडेंस मिली थी उसके सेलिब्रेशन के तौर पर बारगढ़ में। अच्छा, धनु यात्रा की अगर हम बात करें तो ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर प्लेस है इस रीजन का। और यहाँ पर जो प्लेस होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ऐसे इस तरह से दर्शाया जाता है जैसे जो एक एम्परर रहे उग्रसेना, आपने नाम सुना होगा, तो प्रिंस कंस, ये काफ़ी गुस्से में इन्होंने इन्हें डिथ्रोन कर दिया था, सिंहासन से हटा दिया था उग्रसेना को। और उसके बाद कंस की मृत्यु के बाद फिर से उग्रसेन को किंग बना दिया गया था। तो बुराई पर अच्छाई की जीत ये दर्शाता है फेस्टिवल धनु यात्रा। तो जो प्ले होता है वो इस कंस से संबंधित, कंस से उग्रसेना से संबंधित पूरा दर्शाया जाता है यहाँ। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए नोडल मंत्रालय क्या है? ऑप्शन डी। देखिए, आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज 3 के तहत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये डायरेक्शन दी है कि जो ई स्पोर्ट्स हैं उनको मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में शामिल किया जाए। तो ऐसा इन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। तो कुछ रूल्स होते हैं ई स्पोर्ट्स से संबंधित, उनको गवर्न करने संबंधित, उन्हें अमेंड किया गया है। आपको बता दें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नोडल मिनिस्ट्री बनाया है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसको देखने के लिए किस तरह से वो आगे बढ़ सकती है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। आपको जानना चाहिए मई 2022 में एक 7 मेंबर इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर द्वारा की गई। इन्होंने बताया कि किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट किया जाए और कौन सी नोडल मिनिस्ट्री होनी चाहिए इसके लिए। तो ऊपर तो हमने देखा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए नोडल मिनिस्ट्री, और अगर हम बात करें ई स्पोर्ट्स के लिए, है ना, ई स्पोर्ट्स को एज अ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसे नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो इंडियन मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री है इसका जो रेवेन्यू है ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 तक $5 बिलियन पहुंच सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया गेमिंग रिपोर्ट फिजिकल ईयर 2022। इसमें बताया गया कि जो इंडिया का गेमिंग मार्केट है ये 2022 में $2.6 बिलियन रहा है और साथ ही ये 2027 तक $8.6 बिलियन हो सकता है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड MSME प्रेरणा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? किस बैंक ने राजस्थान राज्य में MSME प्रेरणा लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी इंडियन बैंक है। तो इंडियन बैंक ने अपनी फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर MSME एंटरप्रेन्योरशिप जिसका नाम है MSME प्रेरणा, इसको लॉन्च किया है राजस्थान में। MSME प्रेरणा और भी राज्यों में चल रही है, पहले की लॉन्च हुई ये स्कीम है इंडियन बैंक की, तो अब इसे राजस्थान में लॉन्च किया है। आपको बता दें इसका जो एम है ये MSME एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराना उन्हीं की लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, ताकि जो क्रेडिट रेटिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसकी पूरी डायनामिक्स ये समझ सकें और जो बिजनेस में क्राइसिस आता है उसको हैंडल कर सकें, इतनी कैपेसिटी इनके पास हो, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल स्किल्स इनके पास हो। बाकी इंडियन बैंक की बात करें, MD एंड CEO शांतिलाल जैन है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन, योर ओन बैंक। विच इंस्टीट्यूशन विल फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट फॉर साइंस 20 S20? विज्ञान
S20 के लिए कौन सा संस्थान सचिवालय के रूप में कार्य करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है ISC बेंगलोर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलोर ये साइंस 20 के सेक्रेटेरिएट के तौर पर कार्य करेगा। सो S20 क्या है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, G20 के तहत इस वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया है। तो S20 क्या होगा, इसमें जो भी G20 के शामिल G20 में जो शामिल कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, ये सभी के जो मेंबर्स हैं वो ग्लोबल चैलेंजेस जिनमें कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सकता है, इससे संबंधित अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करेंगे, संबोधित करेंगे। अच्छा, जो ये S20 है इसका थीम रहेगा डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। RBI has advised banks to install CCTV camera at entry and exit points of strong room and common areas of operation. It mandated to preserve its recording for a period of not less than 180 days. RBI ने बैंकों को स्ट्रॉन्ग रूम और कामकाज के सामान्य क्षेत्रों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर CCTV कैमरे लगाने की सलाह दी है। यह कम से कम 180 दिन की अवधि के लिए अपनी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। ठीक है, जो बैंक्स हैं उनको 180 डेज तक इस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। तो जानिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एग्जिस्टिंग लोकल कस्टमर्स हैं और जो बैंक हैं उनको बैंकों को डायरेक्शन दी है कि जो आपके एग्जिस्टिंग लोकल कस्टमर्स हैं जिन्होंने लॉकर की सुविधा ली हुई है आपके बैंक में, उनके साथ जो एग्रीमेंट है उसको आप रिन्यू कीजिए 1 जनवरी तक। तो जो भी एग्जिस्टिंग लॉकर डिपॉजिटर्स हैं उनको फिर से जो अपनी एलिजिबिलिटी है लॉकर के लिए वो फिर से रिन्यू करवानी होगी, उसका प्रूफ उनको फर्निश करना होगा, दिखाना होगा। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को ये डायरेक्शन भी दी है कि जो भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं उसमें CCTV कैमरा आप लगाइए, जो स्ट्रॉन्ग रूम है, कॉमन एरियाज ऑफ ऑपरेशन है, वहाँ पर आप CCTV लगाइए और कम से कम 180 दिन तक तो उसकी रिकॉर्डिंग आप अपने पास रखिए ही। अच्छा, जो ये लॉकर फैसिलिटी होती है इससे पहले एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, कई सारी शर्तें उसमें रहती हैं और एक एग्रीमेंट जैसा होता है। एग्रीमेंट में आप सभी जानते हैं रूल्स और कंडीशंस रहती हैं। तो एक कॉपी बैंक के पास रहती है, एक कॉपी जो जिसने लॉकर की सुविधा ली है उसके पास रहती है, स्टाम्प उस पर लगी रहती है। तो वही दोबारा से रिन्यू कराना है। आपको जानना चाहिए इसमें ये भी बताया गया है यदि किसी कारण जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई या फिर वहाँ पर आग लग गई तो जो डिपॉजिटर है, तो जो बैंक एनुअली चार्ज करता है उसका 100 गुना डिपॉजिटर को दिया जाएगा। जो डिपॉजिटर है उसको बैंक चार्ज का 100 गुना दिया जाएगा कंपेंसेशन के तौर पर। हालांकि ये भी कहा गया है कि बैंक की उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी यदि कोई इवेंट ऐसा होता है जिसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। मान लीजिए एक्ट ऑफ गॉड क्या हुआ, कोई भूकंप आ गया है ना, तो ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, हमारे हाथ में नहीं है। या फिर अचानक से जैसे पहाड़ों पर एकदम बाढ़ आ जाती है तो ये भी एक्ट ऑफ गॉड कह देते हैं, है ना। तो इस मामले में बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अच्छा, एक और न्यूज़ है RBI से ही संबंधित। RBI ने अब जो अपना पेमेंट्स फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है उसे दक्ष पर माइग्रेट कर दिया है। दक्ष के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। दक्ष क्या एक सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सिस्टम है, एडवांस्ड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सिस्टम है RBI का। सुपरविजन के लिए काम में लिया जाएगा अब इसको, दक्ष को। और RBI ने कहा 1 जनवरी 2023 से जो भी पेमेंट फ्रॉड से संबंधित मामले हैं वो दक्ष पर ही माइग्रेट किए जाएंगे। आपको जानना चाहिए इससे पहले अब तक क्या होता आ रहा है, जो रिपोर्टिंग है पेमेंट, जो फ्रॉड पेमेंट से संबंधित जो मामले हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल EDSP यहाँ पर जो है सेंड किया जाता है। तो अब इन्हें दक्ष पे भेजा जाएगा। पहले कहाँ भेजा जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल पर, अब कहाँ भेजा जाएगा, दक्ष पर। आपको जानना चाहिए जो भी ये पेमेंट फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं उसकी जिम्मेदारी जो ये इशूअर बैंक हैं, PPI इशूअर है, क्रेडिट कार्ड इशूइंग NBFCs हैं, उनके पास रहने वाली है। इसमें भी बताया गया है कि जो भी ऑथोराइज्ड पेमेंट्स सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं इंडिया में, तो उनको पेमेंट फ्रॉड अपना रिपोर्ट करना होगा सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री में विदिन 7 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग बाय कस्टमर, डेट ऑफ डिटेक्शन बाय द एंटिटी। कोई कस्टमर है तो उसने अपनी कंप्लेन दी है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो ये CPFIR है यहाँ पर
बैंकों को रिपोर्ट करना होता है कि इस जगह से ये शिकायत आई है पेमेंट फ्रॉड की। आपको जानना चाहिए जो ये CPFIR है, यानी कि सेंट्रल पेमेंट्स फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री है, ये मार्च 2020 में RBI द्वारा ऑपरेशनलाइज्ड की गई थी ताकि जो पेमेंट फ्रॉड्स हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और नॉन बैंक PPI इश्यूर द्वारा वो यहाँ पर रिपोर्ट किए जा सकें। अ न्यू ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल इज टू बी बिल्ड इन विच सिटी, किस शहर में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, ग्लासगो। तो जानिएगा एक नया ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया जाएगा स्कॉटलैंड की सिटी ग्लासगो में। तो ये मेमोरियल बेसिकली किस लिए होगा? जो इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने ब्रिटेन की ओर से दोनों ही वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया है, तो उनके सेक्रीफाइस को यहाँ पर कोमेमोरेट किया जाएगा, याद किया जाएगा। तो इस मेमोरियल में क्या होगा? एक छतरी होगी जैसे कि बताया, एन एलिवेटेड डोम शिप्ड पेविलियन, पिलर्स होंगे और सिटिंग एरिया यहाँ पर बनाया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ गिवन इट्स कंसेंट टू चेंज द नेम्स ऑफ मुडेरा बाजार म्यूनिसिपल काउंसिल टू चौरी चौरा एंड दैट ऑफ तेलिया अफगान विलेज टू तेलिया शुक्ला इन विच स्टेट? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मुडेरा बाजार नगर पालिका परिषद का नाम बदलकर चौरी चौरा और तेलिया अफगान गांव का नाम तेलिया शुक्ला करने की सहमति दे दी है? सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश है। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप 2 जगह के जो नाम बदलना चाहते हैं वो आप बदल सकते हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन भेजी थी होम मिनिस्ट्री के पास, तो यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया उत्तर प्रदेश सरकार को होम मिनिस्ट्री से कि आप मुडेरा बाजार म्यूनिसिपल काउंसिल गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आता है इसका नाम चौरी चौरा कर सकते हैं, और तेलिया अफगान विलेज जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है इसका नाम आप तेलिया शुक्ला कर सकते हैं। National Education Society for Tribal Students has partnered with which of the following for Future Engineer program? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी, अमेजोन है। तो आपको जानना चाहिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है किसके लिए? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स टीचर्स के लिए न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए जो ये ट्रेनिंग वर्कशॉप है इसे 54 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स अक्रॉस 6 स्टेट्स इनके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अमेजोन के साथ मिलकर। तो 6 स्टेट्स ये सभी आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। आपको जानना चाहिए जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है NESTS, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड 1M1B फाउंडेशन USA द्वारा स्टैब्लिश किया गया। हु रिसीव्ड अटल सम्मान अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च? विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रभु चंद्र मिश्रा। तो नाइन्थ अटल सम्मान समारोह ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसी के दौरान प्रभु चंद्र मिश्रा को ऑनरेबल अटल सम्मान अवार्ड, अटल अन्वेषी शिखर सम्मान ये दिया गया है साइंस एंड रिसर्च में इनके एक्सीलेंस के कारण। आपको बता दें इनका जो एरिया ऑफ वर्क है ये स्टेम सेल एंड रिजनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी है। Which Indian scientist has been chosen to join the prestigious European Molecular Biology Organization Young Investigator Network? किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, महिमा स्वामी। तो जानेगा यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क, इन्होंने एक इंडियन साइंटिस्ट को चुना है अपना जो प्रोग्राम है उसकी जो टीम है उसके लिए चुना है अपनी टीम में शामिल करने के लिए। और ये जो इंडियन साइंटिस्ट है ये बायोलॉजी से संबंधित है, बायोलॉजी में इनकी एक्सपर्टीज़ है। इनका नाम है डॉक्टर महिमा स्वामी, ये बेंगलुरु से आती हैं और वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड एक्सपर्ट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टूंडीज स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में। आपको बता दें 23 अदर मास्टर रिसर्चर्स को ये ज्वाइन कर रही हैं इस प्रोग्राम के लिए। 135 करंट इसमें मेंबर हैं और 390 फॉर्मर मेंबर्स हैं इस प्रोग्राम में। और नए कितने शामिल किए गए हैं? 23। अच्छा, आपको जानना चाहिए ये जो EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर्स है इसमें
15,000 यूरोज़ का रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करा जाता है सेकेंड ईयर में। जो आपका इनके साथ कार्यकाल है उसके सेकेंड ईयर में आपको 15,000 यूरोज़ का अवार्ड भी दिया जाता है। एडिशनल ग्रांट भी प्रोवाइड करा जाता है 10,000 यूरोज़ का। ये तो जस्ट जनरली बता रहा हूँ, जानने की चीज़ तो इतनी है केवल नाम डॉक्टर महिमा स्वामी और किसने चुना है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क, जानने के लिए केवल इतना ही है इसमें। SEBI's Committee on Cyber Security has been expanded to 8 members from 6 earlier. साइबर सुरक्षा पर सेबी की समिति को पहले 6 से अब 8 सदस्यों तक विस्तारित किया गया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इसने अपनी 2 कमिटीज़ को एक्सपेंड किया है, यानी कि मेंबर्स को बढ़ा दिया है। एक कमिटी है हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी, दूसरी है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमिटी। तो दोनों ही जो है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित ये कमिटीज़ हैं। इनकी अगर हम बात करें तो पहले वाली कमेटी देखते हैं, कमेटी ऑन साइबर सिक्योरिटी। इसमें पहले 6 मेंबर थे, अब इसके मेंबर 8 कर दिए गए हैं और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं नवीन कुमार सिंह हैं। जी पद्मनाभन और सुशील कुमार नेहरा को इस कमेटी में शामिल किया गया है। आपको जानना चाहिए जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, इसने पैनल और इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमेटी इसको भी एक्सपेंड किया है और 7 मेंबर्स इसमें कर दिए हैं। इसके चेयरपर्सन है प्रोफेसर एच कृष्णमूर्ति। द सेंटर एंड विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ पीस एग्रीमेंट विद इंसर्जेंट ग्रुप जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट। केंद्र और किस राज्य सरकार ने इंसर्जेंट समूह जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है मणिपुर। तो जानिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और मणिपुर गवर्नमेंट ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। इंसर्जेंट ग्रुप है एक यहाँ जिसका नाम है जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, इसके साथ ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है ये पिछले 1 दशक से ज़्यादा से ही यहाँ पर एक्टिव है। इंसर्जेंट ग्रुप मतलब जो अलगाववादी हों, है ना, थोड़ा वायलेंस करते हो अपनी बातें मनवाने के लिए, सरकार के खिलाफ हों। आपको जानना चाहिए जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस आर्म्ड ग्रुप के, जो ये इंसर्जेंट ग्रुप है, तो ये एब्जोर का मतलब याद रखिएगा छोड़ना, त्याग देना। तो इन्होंने प्रॉमिस किया है या एग्रीमेंट में ऐसा है कि ये वायलेंस को त्याग देंगे, शन कर देंगे, शन द वायलेंस, SHUN, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर शब्द। और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको ज्वाइन करेंगे पीसफुली। ETO Motors has partnered with which metro to deploy women-driven electric auto rickshaws at metro stations. ETO मोटर्स ने मेट्रो स्टेशनों पर महिलाओं द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा तैनात करने के लिए किस मेट्रो के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो है। तो जानिएगा ETO मोटर्स ने पार्टनरशिप की है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के साथ, किस लिए? टू डेप्लॉय वुमेन ड्राइवन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास एट मेट्रो स्टेशन इन द कैपिटल। तो दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर महिला संचालित इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास डेप्लॉय करने के लिए समझौता किया गया है। तो ऑटोस जो है जिन्हें ETO मोटर्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है उनमें केवल महिला ड्राइवर्स ही रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड RBI नोट फॉर भारत बिल पेमेंट लाइसेंस? निम्नलिखित में से किसे भारत बिल भुगतान लाइसेंस के लिए RBI की मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन डी है इन्फीबीम एवेन्यूज। तो जानिएगा इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड जो कि कंट्री का फर्स्ट लिस्टेड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है, इससे परपेचुअल लाइसेंस मिल गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। किस लिए? अपने बिल पेमेंट बिजनेस जिसका नाम बिल एवेन्यू है इसके लिए। तो आपको बता दें ये लाइसेंस अब क्या करेगा, जो इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड है या फिर बिल एवेन्यू आप कह सकते हैं, इसको एक लाइसेंस दे रहा है कि आप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट की तरह कार्य कर सकते हैं, उसकी तरह फंक्शन कर सकते हैं अंडर भारत बिल पेमेंट सिस्टम ऑन अ परपेचुअल बेसिस। परपेचुअल का बेसिस का मतलब ये होता है कि जब तक आप चाहें, इंडेफिनिटली पीरियड तक, है ना। जैसे कोई हम चीज़ लेते हैं ना, हम रेंट पे लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर है मान लीजिए, या फिर कोई भी चीज़ है हमने रेंट पर ले लिया, हम हर महीने उसकी किस्त दे रहे हैं। और एक चीज़ होती है कि हमने डायरेक्ट हमने खरीद ही लिया है उसको, तो जो हमने पूरा खरीद ही लिया उसको बोलते हैं परपेचुअल। तो आपको जानना चाहिए जो लाइसेंस दिया गया है ये RBI का एक सर्कुलर रहा है, परपेचुअल वैलिडिटी फॉर सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑथराइजेशन इशूड टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। इसके तहत ये लाइसेंस दिया गया है।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्क्रैप्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन इन जॉब्स? किस राज्य सरकार ने नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी आसाम है। आपको जानना चाहिए असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा जो है जॉब्स में उससे डू अवे विथ कर ली। डू अवे विथ का मतलब होता है समाप्त कर देना, किसी चीज़ से अपने हाथ खींच लेना। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश में भी हेल्प हो सके। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो आता है उसमें इस तरह के शब्द देखने के लिए मिल जाते हैं। डू अवे विथ, किसी चीज़ से पल्ला झाड़ लेना या फिर उसको समाप्त कर देना, अलग अलग तरह से अलग अलग सेंस में यूज़ हो सकता है। तो जॉब्स में जो EWS कोटा है वो तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसा असम गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो EWS कोटा है वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को अपहेल्ड किया था। अपहेल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना और इसका ऑपोजिट होता है विदहेल्ड। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन को नकार दे, ठीक है, या फिर उसे नील साबित कर दे, इसका मतलब होता है विदहेल्ड। किसी हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उससे विदहोल्ड किया है या फिर विदहेल्ड किया है, इसका मतलब उसे हटा दिया है, उसे मंजूरी नहीं दी है। लेकिन यदि अपहोल्ड किया है या फिर अपहेल्ड किया है पास्ट में, तो उसका मतलब होता है उससे एग्री किया है, उसको बरकरार रखा है। तो 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके तहत 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप को एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स में, उसको अपहेल्ड रखा है, उसको बरकरार रखा है। ये आपको जानना चाहिए। आसाम से संबंधित हमने हाल ही में 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे। एक तो ये असम कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी कमीशन को क्रिएट करने के लिए एक बिल को अप्रूव किया है। साथ ही असम ने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस प्रदान किया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। सशस्त्र सीमा बल commemorated its 59th raising day on which day? December 20. An intense blizzard, snowstorm, bomb cyclone is wreaking havoc across which countries? US and Canada. Former Finance Secretary Hasmukh Adhia has been appointed as Chief Advisor to which state's CM? Answer is Gujarat, Bhupendrabhai Patel. Australia's Men's Test Player of the Year award renamed to honor which legendary spinner? Shane Warne. P.N. Vasudevan has been reappointed as MD and CEO of which small finance bank for a further period of 3 years? Equitas Small Finance Bank. Which IIT devised a low-cost powerless heating system activated with water that can heat food in remote areas? IIT Delhi. Nepal President Vidyadevi Bhandari appointed Prachand as the new Prime Minister. What is Prachand's real name? Answer is Pushpa Kamal Dahal. आप में से कई ने पुष्प कुमार दहल किया हुआ था, तो ऐसा मत कीजिए। Which film bagged 3 trophies at the Philadelphia Film Critics Circle Annual Awards in Best Foreign Language Film, Best Cinematography and Best Score Soundtrack categories? Answer is RRR. चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। Who won S&P Platts Global CEO of the Year Award? Aurangabad unit of the BJP named a star after whom? The Rio Grande is one of the principal rivers in which country? Who has been appointed Speaker of the 15th Legislative Assembly in Gujarat? The 48th meeting of the GST Council has recommended GST on husk of pulses including chilka and concentrates including chuni, churi, khanda from 5% to what percent? Which company won Indian Oil Corporation order for providing software-defined wide area network solution that will power IOC's retail automation and critical business process? The National Mobile Monitoring System was started as a project to increase transparency and accountability in which sector? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।